वेब नेक्सस के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ये जानेंगे कि इतिहास विज्ञान नहीं है। बहुत सारे विद्वानों ने यह तर्क दिया था कि इतिहास विज्ञान नहीं है, तो उनके तर्क के पीछे क्या क्या कारण है, क्यों वो कहते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था कि इतिहास विज्ञान है और इतिहास को विज्ञान प्रूफ करने के लिए हमने देखा कि कैसे विद्वानों ने अपने अलग अलग तर्क दिए थे। तो आइए देखते हैं इतिहास विज्ञान नहीं है। इस संबंध में जिन विद्वानों ने अपना तर्क प्रस्तुत किया है उसके संबंध में जो उन्होंने तर्क दिया है वो कुछ इस प्रकार है। पहला उन्होंने तर्क दिया है कि इतिहास का विषय मानव और उसकी गतिशील गतिविधियां हैं। तो मानव, एक तो इतिहास का विषय मानव है और दूसरा मानव की गतिशील गतिविधियां, जबकि विज्ञान का विषय प्रकृति है और प्रकृति की क्रमागत गतिविधियां हैं। तो जहां मानव की गतिविधियां हमेशा परिवर्तित रहती है, वहीं प्रकृति की जो गतिविधियां हैं वो हमेशा निश्चित रहती हैं। तो ये एक तर्क देते हैं कि प्रकृति की जो गतिविधि होती है, प्रकृति शाश्वत होती है, वो नियम से चलती है। सूर्योदय रोज सुबह होगा तो होगा, ऐसा नहीं है कि सूरज का मन किया कि आज नहीं, थोड़ी देर बाद हम उगेंगे, ऐसा नहीं होता, वो नियम से उगेंगे। लेकिन मानव का मन किया तो सूर्योदय से पहले भी जग जाएगा और सूर्योदय के बाद भी जग जाएगा। तो मानव गतिविधियों को मानव मन नियंत्रित करता है, जो जिसके बारे में हम कुछ जान ही नहीं सकते कि कब वो किस परिस्थिति में रहे। तो वही बात कर रहा है कि मानव की गतिशील गतिविधियां हैं और इनको हम प्रयोगशाला में नियंत्रित नहीं कर सकते, नियंत्रित परिस्थिति में हम काम नहीं कर सकते हैं, जबकि विज्ञान को हम नियंत्रित परिस्थिति में विज्ञान पर काम कर सकते हैं। न तो हम इसे दोहरा सकते हैं। एक ही मानव की गतिविधि को अगर दोहराने के लिए कहा जाए तो वो जो दोहराएगा वो कार्य पूर्व की गतिविधि से अलग होगा। तो ये चीजें हैं जो इतिहास को विज्ञान से अलग करता है। ये विद्वानों ने पहला मत दिया है। दूसरा, इतिहासकार जो होता है वो अतीत की घटनाओं का अध्ययन स्रोतों के आधार पर करता है। वो स्रोत क्या होते हैं? वो संकलित होते हैं। अब उसमें बहुत सारी त्रुटियां हो सकती है, जैसे कि हम लोगों ने पिछली स्रोत वाली क्लास में हमने देखा था कि स्रोतों में बहुत सारी त्रुटियां हो सकती हैं। पहली त्रुटि ये हो सकती है कि स्रोत बदल दिया गया हो। दूसरी त्रुटि ये हो सकती है कि जिसने स्रोत लिखा हो वो किसी एक पक्ष का समर्थक हो। तीसरी गलती हो सकती है कि स्रोत भी सही है, लिखने वाला भी सही है, स्रोत के कुछ मूल बिंदु हैं वो गायब हो चुके हैं। ऐसे बहुत सारी आप ढूंढेंगे तो गलतियां मिलेगा, जिसको हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि अध्ययन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर करता है। अब मान लीजिए स्रोतों में से कुछ चीजें खो गई हैं और फिर वो इतिहास का मूल्यांकन कर रहा है, तो क्या वो वास्तविक इतिहास बता पाएगा? नहीं बता पाएगा, जबकि विज्ञान में हम वास्तविकता पर काम करते हैं। तो यहाँ भी इतिहास को विज्ञान से हम अलग रखते हैं। अध्ययन उपलब्ध स्रोतों के आधार पर करता है, जिनकी व्याख्या में व्यक्तिनिष्ठता, यानी व्यक्ति जब भी स्रोतों की व्याख्या होती है तो व्यक्ति उसमें अपनी बातें जरूर जोड़ देता है, अपने दृष्टिकोण जोड़ देता है। दो लोगों के दृष्टिकोण अलग अलग होने से एक ही स्रोत की व्याख्या में मतभेद दिखाई देते हैं। ऐसी ये बातें जो हैं ये भी इतिहास को क्या करती हैं? इतिहास को विज्ञान से अलग करती हैं। ये भी इतिहास को विज्ञान से अलग करती है। ये भी बताता है कि इतिहास को हम विज्ञान नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? तो पहली बात कि स्रोतों की विश्वसनीयता ही संदेह में है। दूसरी बात कह रहे हैं कि स्रोतों की जो व्याख्या है वो व्यक्ति कर रहा है। हो सकता है कि जिस स्रोत की व्याख्या कर रहा है वो उस दो पक्ष होते हैं किसी भी घटना के, एक पक्ष का वो हितैषी रहा हो, इसलिए वो उसी पक्ष का सहारा लेगा। जैसे जब हम राष्ट्रवादी इतिहास लेखन करते हैं तो स्वाभाविक बात है कि हम अपने राष्ट्र का पक्ष लेते हैं। कोई भी राष्ट्रवादी इतिहास लेखक अपने राष्ट्र का पक्ष लेगा। वहीं कोई भी मार्क्सवादी इतिहास लेखक जब लिखेगा तो समाज, वर्ग संघर्ष और आर्थिकी की बात करेगा। तो ऐसे बहुत सारी बातें हमें दिखाई देती है जो इतिहास को विज्ञान से अलग करती है। इतिहास में क्या सामान्य नियम है? जैसे हम विज्ञान में देखते हैं कि शाश्वत और सामान्य नियम है, जैसे सूर्य की गति, चंद्रमा की गति, पृथ्वी की गति या न्यूटन्स के लॉ, ये सब नियम बंधे हुए हैं नियम से। लेकिन क्या इतिहास में भी ये सारे नियम लागू हो सकते हैं? भौतिक विज्ञान सामान्य नियमों के आधार पर कार्य करता है, जबकि इतिहास प्रत्येक घटना का अध्ययन करके विशिष्ट समय, स्थान, परिस्थितियों तथा उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करता है। तो एक घटना के लिए हम पूरा एक क्रम निर्धारित करते हैं। जब हम विज्ञान में करते हैं तो विज्ञान में अगर एक क्रम निर्धारित किए तो वो क्रम उसके जैसे हर घटना पर अप्लाई हो जाता है। जैसे हम कहें कि सूर्य सुबह उगता है तो सूर्य का एक निश्चित गति है, सूर्य का चक्कर पृथ्वी लगा रही है, इसकी भी एक निश्चित गति है। लेकिन इतिहास में कोई घटना घटित हुई
तो जरूरी नहीं है कि अगली घटना वैसे ही घटित होगी। अगर उस घटना के लिए हम तमाम नियम बना लें तो हो सकता है कि उन नियम के खिलाफ कोई घटना घट जाए। जैसे अगर हम कहें कि प्लासी का युद्ध हुआ था, तो प्लासी के युद्ध के हम कारणों की जांच करें, हम पाएंगे कि फला 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 कारण की वजह से हम हार चुके थे। लेकिन अगला जो युद्ध होता है हम देखते हैं कुछ सारे कारणों को सुधारने के बाद भी हम हार चुके थे। वहां हम देखते हैं कि नए कारक दिखाई देते हैं। एक ही तरह की घटनाएं हो रही है, उसमें भी हम कारकों को में विभेद पाते हैं। ये सब चीजें हैं जो इतिहास को विज्ञान से अलग कर देती हैं। इसलिए इतिहासकार किसी घटना की सत्यता का निर्माण पूर्व निर्धारित नियमों से नहीं कर सकता। इसके लिए आप कोई नियम नहीं बना सकते कि ये घटना ऐसे हुई थी, ये नियम बना करके हम इसको रोक सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि प्रमाणों और स्रोतों के आलोचनात्मक परीक्षण से करते हैं। उदाहरण के रूप में विज्ञान में यदि किसी दिन सूर्य पूरब दिशा में दिखाई न दे तो वैज्ञानिक सामान्य नियम को गलत नहीं मानता, बल्कि क्या करते हैं, बादल को चेक करते हैं, कहीं बादल तो नहीं दिखाई दे रहा है, मौसम तो नहीं बदल दिया, जैसे दृष्टिकोण जैसे कारणों की खोज करता है। दृष्टि दोष, जैसे किसी को सूरज नहीं दिखता, वो खुद ही अंधा है, ठीक है। या फिर मौसम बदल गया। अब मान लीजिए कि किसी को गर्मी के दिन में सुबह 6 बजे दिख गया, अब वो सुबह को दिसंबर में, अब वही व्यक्ति दिसंबर में भी 6 बजा और कहा कि सूरज नहीं दिख रहा है, तो क्या हो रहा है, मौसम बदल गया। सूर्य की पृथ्वी की क्या बोलते हैं झुकाव की वजह से सूर्य की गतियां बदल, पृथ्वी की गति बदल चुके हैं। सूर्य की किरणें अब उस स्थान पर उस समय नहीं पड़ रही है जब वो गर्मी के दिनों में पड़ती थी, ठीक है। ये भी हो सकता है कि सुबह बादल लगे हों, बादल इतने घने हों कि सूर्य की रोशनी ना आ सकती हो। ये सारी चीजें हो सकती है। लेकिन क्या इतिहास में भी ऐसा हो सकता है? इतिहास में किसी घटना की सत्यता सामान्य नियमों से हम सिद्ध नहीं कर सकते हैं। ये घटना इन्हीं नियमों की वजह से हुई है। जैसे हम ये नहीं कह सकते कि प्लासी का युद्ध हम इन नियमों की कमी की वजह से हारे, तो फिर बक्सर क्यों हार गए? इसके बाद ऐसा तो है नहीं कि प्लासी और बक्सर के युद्ध हारने से ही अंग्रेजों ने भारत पर अधिकार कर लिया। ऐसे बहुत सारे युद्ध लड़े थे उन्होंने, तो वो सारे युद्ध क्यों हार गए हम? अगर उनमें से हम कुछ युद्ध जीत गए होते तो शायद अंग्रेज तभी चले गए होते भारत से। तो किसी एक नियम से हम चीजों को नहीं बांध सकते हैं। इतिहास में सार्वभौमिक सिद्धांतों या नियमों का अभाव है। इतिहास में हमें कोई भी सार्वभौमिक सिद्धांत और नियम नहीं दिखाई देता है। ऊपर के विवरण से हम समझ चुके हैं। इतिहासकार प्रकृति विज्ञानों की भांति सार्वभौमिक सिद्धांतों एवं निश्चित नियमों पर निर्भर नहीं रहता। वैज्ञानिक सामान्य नियमों के आधार पर निष्कर्ष निकालता है, जबकि इतिहासकार प्रत्येक घटना का अध्ययन उसकी विशिष्ट परिस्थितियों, समय, स्थान, उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर करता है। हम लोग अभी पहले पढ़े थे कि हर घटना के लिए वो विशिष्ट उस परिस्थिति का अध्ययन करता है, समय का अध्ययन करता है, स्थान का अध्ययन करता है। जबकि वैज्ञानिकता में क्या होता है, एक नियम बन जाता है जो हर जगह अप्लाई होता है। इतिहास में ऐसा नहीं होता है। इसका उद्देश्य घटनाओं में समानता खोजने की अपेक्षा उनकी विशिष्टता और भिन्नताओं को समझना होता है। इतिहास में हम लोग क्या करते हैं, इतिहास में हम समानता खोजने के बजाय उसके स्थान पर हम क्या देखते हैं कि विशिष्टता और भिन्नताओं को समझते हैं। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का अध्ययन करते समय इतिहासकार अन्य क्रांतियों से उसकी समानता नहीं बल्कि विशिष्ट परिस्थितियों और विशेषताओं का विश्लेषण करते हैं। तो जब भी हम किसी देश में, जैसे फ्रांस की क्रांति हो गई, तो फ्रांस की क्रांति में हम ये नहीं समझते किन नियम से हुआ था, बल्कि कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे उसका अध्ययन करते हैं। फिर अगली क्रांति होगी तो हम वहां कौन कौन से कारक जिम्मेदार थे उसका अध्ययन करेंगे। तो हर परिस्थिति के लिए अलग अलग कारक जिम्मेदार होंगे। लेकिन विज्ञान में हम देखेंगे कि एक निश्चित सार्वभौमिक नियम होता है, इतिहास में नहीं होता है। तो इस कारण से भी हम इतिहास को विज्ञान नहीं कर सकते। एक ही घटना करने के कारण, जो अभी हम लोगों ने देखा, हेनरी थॉमस बकल के अनुसार इतिहास में किसी एक घटना का कोई एक निश्चित कारण नहीं होता, बल्कि उसके पीछे अनेक परस्पर जुड़े हुए कारण होते हैं। जैसे अगर हम कहें कि पानीपत का युद्ध, तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हो उसमें मराठों की हार हुई। कौन कौन से कारण जिम्मेदार थे? क्या वो एक ही नियम था जिस नियम की वजह से प्लासी में अंग्रेजों की जीत हुई, या जिस नियम के अनुसार में बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई? क्या सबके नियम बराबर थे? तो हम देखेंगे सबकी घटनाएं, परिस्थितियां सब अलग अलग थी। तो इतिहास में इस बात का भी ध्यान रखा जाता है कि सबकी परिस्थितियां अलग अलग होती हैं, उसके पीछे अनेक परस्पर जुड़े हुए कारण होते हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें, फ्रेंच रिवॉल्यूशन की व्याख्या करते समय इतिहासकार सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक परिस्थितियों के साथ साथ, ये तो सामान्य परिस्थितियां हैं, इसके साथ साथ उस समय कौन सा दार्शनिक था जिसकी बातें लोगों को खूब पसंद आ रही थी उसको देखेंगे। यानी कि लुई, उस समय का राजा कौन था जो लुई 15वां था,
लुईस 16वां था। लुईस 16वां के समय क्रांति हुई, लेकिन क्या लुईस 16वां ही जिम्मेदार था या लुईस 15वां की भी कुछ भूमिका थी, उसका भी अध्ययन करेंगे। इसके अतिरिक्त वाल्टेयर ने क्या कहा था, जीन जैकब रूसो की बातें लोगों को कितना पसंद आई थी, मॉन्टेस्क्यू की बातें कितना लोगों को पसंद आई थी। तो इन बातों का भी इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है उस क्रांति के लिए। तो उसके लिए हम कोई एक नियम नहीं बना सकते हैं, बल्कि हम इन सब का अध्ययन करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इतिहास बहुकारणीय घटनाओं का अध्ययन करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक विज्ञानों की तरह निश्चित नियमों में हम नहीं बांध सकते हैं, बल्कि हर घटना के लिए अलग अलग कारण हमें दिखाई देते हैं। तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है। अध्ययन केवल एक दृष्टिकोण का अध्ययन में केवल एक दृष्टिकोण का अभाव है। तो इतिहास के अध्ययन में हम देखते हैं कि केवल एक दृष्टिकोण हमें नहीं दिखाई देता है। इतिहास की एक प्रमुख विशेषता यह है कि किसी घटना का अध्ययन केवल एक दृष्टिकोण से नहीं करता। अब दृष्टिकोण की बात करें, जैसे अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, उनके दृष्टिकोण अलग हैं, समाज को देखने का तरीका अलग है, उसको भी देख लेते हैं। किसी एक घटना का अध्ययन केवल एक दृष्टिकोण से नहीं करते, बल्कि उनके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक सभी पक्षों का समन्वित विश्लेषण करता है। इतिहासकार उन विभिन्न आयामों को एक सूत्र में जोड़कर घटना का समग्र और यथार्थ चित्र प्रस्तुत करता है। इसके विपरीत प्रकृति विज्ञान का वैज्ञानिक सामान्यता अपने ही विषय क्षेत्र तक सीमित रहता है। जैसा कि हम लोगों ने देखा था इसके पहले की क्लास में कि इतिहास का विषय क्षेत्र या इतिहास को कौन कौन से, इतिहास के सहयोगी विषय कौन कौन से, तो उन सबका अध्ययन करना पड़ता है। लेकिन विज्ञान का अपना क्या होता है, अपना मूल तत्व होता है, वो इसमें नहीं है। वैज्ञानिक सामान्यता अपने ही विषय क्षेत्र तक सीमित रहता है और अन्य विषयों से कम संबंध रखता है। यही कारण है कि इतिहास का अध्ययन बहुआयामी और समग्र होता है। इतिहास का कोई एक आयाम नहीं है जैसा कि विज्ञान में होता है, बहुआयाम। हम अलग अलग कारकों के आधार पर इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसमें समग्रता दिखाई देती है, तब जाकर हम किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हैं। किसी एक आयाम को छोड़ दिए तो निष्कर्ष हमारा गलत हो सकता है। ठीक है, तो ये बातें हमें ध्यान में रखना है। इस संबंध में गोविंद चंद्र पांडे उल्लेख करते हैं कि इतिहास और विज्ञान के बीच मूलभूत अंतर यह है कि विज्ञान किसी एक विशिष्ट क्षेत्र का अध्ययन करता है, जबकि इतिहास विभिन्न विषयों के समन्वय से अतीत की घटनाओं का समग्र विश्लेषण करता है। तो जहाँ विज्ञान में हम किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र पर काम करते हैं, वहाँ हम यहाँ पर समग्र सभी घटनाओं का, एक घटनाओं के पीछे जितने कारक थे सबको एक जगह इकट्ठा करने का प्रयास करते हैं। सार्वभौमिक एवं निश्चित नियम का अभाव। इतिहास में मैंने बताया कि कोई निश्चित नियम नहीं, अब तक हम लोगों ने ऊपर पढ़ भी लिया है कि विज्ञान में जहाँ एक सार्वभौमिक और निश्चित नियम है, इतिहास में क्या है, अलग अलग कारकों के साथ हम पढ़ते हैं। देखिए, इतिहास में विवादास्पद विषयों के समाधान के लिए प्राकृतिक विज्ञानों की तरह सार्वभौमिक एवं निश्चित नियम उपलब्ध नहीं है। तो जहाँ वैज्ञानिक विषयों के लिए एक निश्चित नियम है, वहीं इतिहास के लिए अलग अलग कारक हैं और उन कारक का विश्लेषण करने वाले लोग हैं, तो उसमें मतभेद होना स्वाभाविक सी बात है। तो कोई एक निश्चित नियम बन ही नहीं पाता है। वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए निश्चित सिद्धांतों, प्रयोगों और स्थापित विधियों का अनुसरण करता है। तो जो वैज्ञानिक होता है वो उसके लिए एक निश्चित प्रयोग करता है, सिद्धांत होता है, विधि, स्थापित विधि होता है, उसका प्रयोग करता है। जबकि इतिहासकार को प्रत्येक समस्या का समाधान किसके आधार पर करना होता है, कौन कौन से स्रोत हैं, क्या साक्ष्य हैं, उसकी व्याख्या कैसे हुई है, उसके आधार पर करना पड़ता है। यानी दोनों में दूर दूर तक कोई रिश्ता दिखाई नहीं देता है। फिर हम किस आधार पर कहें कि इतिहास विज्ञान है। इन सारे आयामों का जब हम अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट होता है कि इतिहास विज्ञान नहीं है। इतिहास में भाषा, दृष्टिकोण और व्याख्या की भिन्नता के कारण अनेक बार विवाद और अधिक जटिलता हो जाता है। तो इतिहास में और क्या हो रहा है, इतिहास में क्या है, भाषा की जटिलता है, दृष्टिकोण की जटिलता है, व्याख्या की भिन्नता हो सकती है। एक ही घटना में भारत के विविध भागों की भाषा अलग है, भारत के लोगों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है, व्याख्या की भिन्नता, यानी एक ही घटना की व्याख्या अलग अलग जगह के लोग अलग अलग दृष्टिकोण से कर सकते हैं, क्योंकि उनकी भौगोलिक परिस्थिति अलग है, दूसरे जगह की भौगोलिक परिस्थिति अलग है। तो भौगोलिक परिस्थितियां भी व्याख्या को प्रभावित करती है, राजनीतिक परिस्थिति भी प्रभावित करती है, आर्थिक परिस्थिति भी प्रभावित करती है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जो घटना को प्रभावित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अलग अलग भौगोलिक परिस्थिति के, राजनीतिक परिस्थिति के, आर्थिक परिस्थिति के लोगों की जो व्याख्याएं होती हैं वो इतनी जटिल हो जाती हैं कि विवाद का कारक बन जाती हैं। पैट्रिक गार्डिनर के अनुसार इतिहास में सुनिश्चित अवधारणाओं का स्पष्ट अभाव दिखाई देता है। इसी प्रकार जेम्स बी कैनॉट का कहना है कि इतिहास को विज्ञान नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें तथ्यों के अन्वेषण के लिए क्रमबद्ध एवं निश्चित नियमों का अभाव है।
तो इसमें ना तो कोई क्रमबद्ध निश्चित नियम क्रमबद्धता है, ना कोई निश्चित नियम है। अलग अलग परिस्थिति, अलग अलग राजनीतिक घटनाएं, अलग अलग आर्थिक गतिविधियां इतिहास के व्याख्या को प्रभावित कर रही हैं। व्यक्ति का दृष्टिकोण इतिहास की व्याख्या को प्रभावित करता है। फिर हम उसको किस किस आधार पर विज्ञान की श्रेणी में रखें, तो ये एक विवाद का विषय है। अतः निश्चित नियमों की अनुपस्थिति इतिहास को प्रकृति विज्ञानों से भिन्न बनाती है। तो इतिहास में कोई निश्चित नियम नहीं है, बल्कि हर घटना की व्याख्या के लिए हम कारकों पर निर्भर हैं। तो जब हम व्याख्या के लिए कारकों पर निर्भर हैं तो हर घटना अपने आप में विशिष्ट हो जाती है। हाँ, उनमें कुछ पैटर्न होते हैं, लेकिन सारे उससे हम किसी अगली घटना की व्याख्या करने में सक्षम नहीं हो पाते हैं। इस दृष्टि से भी इतिहास पूरी तरीके से विज्ञान नहीं होता है। तथ्यों के प्रत्यक्ष एवं पूर्ण निरीक्षण संबंधी कठिनाई। तो इतिहास में हम प्राकृतिक वैज्ञानिक की भांति तथ्यों का प्रत्यक्ष एवं सूक्ष्म निरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जब भी हम तथ्यों का विश्लेषण करते हैं तो हम प्रत्यक्ष और सूक्ष्म विश्लेषण नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में घटनाओं का अवलोकन, परीक्षण और प्रयोग कर सकता है, जबकि इतिहासकार अतीत की घटनाओं का अध्ययन केवल उपलब्ध पांडुलिपियों, अभिलेखों, शिलालेखों, पुरातात्विक अवशेषों तथा अन्य स्रोतों के आधार पर करता है। तो इतिहासकार के पास बहुत सारी चीजें नहीं होती, उसका अपना दृष्टिकोण होता है और स्रोत होता है। स्रोत भी कई कारकों से प्रभावित हो जा रहे हैं। राजनीतिक कारक से प्रभावित हो जा रहा है, आर्थिक कारक से प्रभावित हो जा रहा है, सामाजिक कारक से प्रभावित हो रहा है, मनोवैज्ञानिक कारक से प्रभावित हो रहा है, इतिहास की मन स्थिति से, इतिहासकार की मन स्थिति से प्रभावित हो रहा है, उस समय के राजनीतिक घटनाक्रम से प्रभावित हो रहा है। इतने जब प्रभाव डालेंगे इतिहास में वैज्ञानिकता हमें दिखाई ही नहीं देगी। इसलिए वह ऐतिहासिक तथ्यों का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं कर सकता। जॉर्ज सीमेल के अनुसार वैज्ञानिक प्राकृतिक तथ्यों का स्वयं सूक्ष्म निरीक्षण करता है, जबकि इतिहासकार को अतीत के तथ्यों का प्रत्यक्ष अवलोकन संभव ही नहीं है। जैसे आज से 500 साल पहले कोई घटना हुई है, उसकी व्याख्या इतिहासकार कर रहा है, न तो वो उस समय उपस्थित था, न तो उस घटना के पीछे के कारकों को जान सकता है। उस समय के लोगों ने जो बता दिया उसी पर वो व्याख्या करेगा। उस समय के लोगों ने जो घटना के कारकों के बारे में बताया वो कितना सही था ये स्पष्ट नहीं है, तो फिर हम कैसे कह दें कि इतिहास विज्ञान है। इसी प्रकार विल्हम डेल्थी का मत है कि इतिहास अनुभव और व्याख्या पर आधारित। तो बिल्कुल सही है कि 400 साल पहले घटना क्या घटी थी, हम अनुभव से ही जान सकते हैं कि 400 साल पहले क्या हुआ था। हमने देखा तो नहीं है, हम सुनी सुनाई बातों में विश्वास करते हैं। तो इतिहासकार की एक सबसे बड़ी आलोचना यह भी है कि इतिहासकार सुनी सुनाई बातों के आधार पर व्याख्या करता है। अब उस बात में कितनी सत्यता है ये इतिहासकार को भी नहीं पता है। ठीक है। हाँ, जॉर्ज विल्हेम फ्रेडरिक हीगल के अनुसार क्या कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए हीगल की बात करें तो हीगल के अनुसार इतिहास और विज्ञान की इस मूलभूत भिन्नता के कारण इतिहास को प्रकृति विज्ञान की संज्ञा देना। तो यहाँ पर हीगल की जो बात कही गई है, हीगल जो कह रहे हैं कि एक बार फिर से देख लेते हैं, जबकि विज्ञान प्रत्यक्ष आलोचना परीक्षण पर आधारित होता है। यहाँ पर हीगल की जो बात की गई है, हीगल क्या कहते हैं, हीगल के अनुसार इतिहास विज्ञान की इस मूलभूत भिन्नता के कारण इतिहास को प्रकृति विज्ञान की संज्ञा देना तर्क संगत नहीं है। तो इतनी सारी भिन्नताएं हम किस आधार पर कहें कि इतिहास विज्ञान है। इतिहास में इतिहासकार की भावनाएं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। इतिहास लिखते समय इतिहासकार किस राष्ट्र का है, किस भौगोलिक क्षेत्र का है, किस राजनीतिक विचारधारा का है, ठीक है, उस समय की सामाजिक परिस्थितियां क्या है, उसकी व्यक्तिगत पारिवारिक परिस्थितियां क्या है, ये सारे कारक जो है इतिहास लेखन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा तर्क है कि इतिहास में इतिहासकार की भावनाओं विचारों की अभिव्यक्ति होती है, यानी कि इतिहासकार जो व्याख्या करता है उसमें क्या होता है, उसके अपने विचार होते हैं। ये घटना मेरे विचार से ऐसे हुए थे। तो अगर हर इतिहासकार के अपने विचार उसमें शामिल हो जाते हैं, फिर इतिहास विज्ञान कहाँ रह जाएगा, फिर तो अपनी वैज्ञानिक की मौलिक अवधारणा ही खो देगा। इतिहास लेखन में इतिहासकार के व्यक्तिगत विचार, दृष्टिकोण एवं शैली का प्रभाव दिखाई देता है। एक ही घटना की व्याख्या अलग अलग इतिहासकार भिन्न दृष्टिकोण से कर सकते हैं। इसके विपरीत वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों में व्यक्तिगत भावनाएं विचारों को स्थान नहीं देते। तो जहां विज्ञान में व्यक्तिगत विचार को कोई स्थान नहीं मिल पाता, वहीं इतिहास में व्यक्तिगत विचार को अधिकतम स्थान मिलता है। इस कारण इतिहास में इतिहासकार के व्यक्तित्व की स्पष्ट छाप दिखाई देती है। अगर हम कहें जॉर्ज मैकाले ट्रेवेलियन ने इतिहास को भाव प्रधान माना और इसी आधार पर कहा कि इतिहास क्या है, भावना प्रधान विषय है। इसमें क्या है, इसमें भावनाएं अधिक हैं। वैज्ञानिक अपने निष्कर्षों की बार बार पुष्टि कर सकता है। तो जो वैज्ञानिक अध्ययन होता है उसमें जो भी निष्कर्ष निकलते हैं उसकी बार बार व्याख्या हो सकती है, बार बार पुष्टि भी हो सकती है,
लेकिन क्या इतिहास में भी हो सकती है? तो इतिहास में हम एक ही घटना की बार बार पुष्टि नहीं कर पाते हैं। वैज्ञानिक किसी निष्कर्ष की घोषणा करने से पहले उसे प्रयोग, परीक्षण और पुनः परीक्षण द्वारा अनेक बार सत्यापित करता है। इसके निष्कर्षों की अन्य वैज्ञानिक भी पुनः जांच कर सकते हैं। इसके विपरीत इतिहासकार प्रयोगशाला में प्रयोग नहीं कर सकता। वह उपलब्ध स्रोतों और साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष प्रस्तुत करता है, इसलिए उसके निष्कर्षों का पुनर्मूल्यांकन प्रायः लंबे समय बाद प्रमाण मिलने पर ही संभव हो पाती है। और एक लंबे समय के बाद हम जब भी व्याख्या करने जाते हैं तो अभी हमने बताया ऊपर कि न तो इतिहासकार उन घटना को देखा होता है, न समझा होता है, न उसकी परिस्थिति को समझ पाया होता है। अब वो जिन लोगों ने उसे स्रोत उपलब्ध कराया या जिन स्रोतों से जो भी स्रोतों से मिले, उन्हीं स्रोतों के आधार पर वो एक निष्कर्ष देने का प्रयास करता है। तो उसमें कितनी वैज्ञानिक बातें रहेगी, ये विचार का विषय है और यही कारण है कि इतिहास विज्ञान से अलग हो जाता है। जी.जे. रेनियर के अनुसार इतिहास और विज्ञान की इस मूलभूत भिन्नता के कारण इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखना उचित नहीं है। तो ये बहुत सारी भिन्नताएं हैं। अब देखिए, इतिहास तथा विज्ञान में बाह्य एवं अभ्यंतर पक्षों का अंतर होता है। विज्ञान मुख्यतः बाह्य घटनाओं का प्रत्यक्ष अवलोकन, परीक्षण और सामान्य नियमों के आधार पर अध्ययन करता है। तो सही बात है, जब भी हम वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं तो हम प्रत्यक्ष अवलोकन करते हैं, जबकि इतिहास मानवीय जीवन के अभ्यंतर पक्ष जैसे विचार किसी के मन में क्या चल रहा है हम कैसे जान पाएंगे? प्रत्यक्ष अवलोकन नहीं कर पाएंगे। उद्देश्य, हम अपने उद्देश्य क्लियर नहीं कर पाते, हम दूसरे के क्या बताएंगे? अपने विचार, हमारे अपने विचार बदलते रहते हैं। आज हमारे ये विचार हैं, कल कोई और विचार हो जाएंगे। हमारा उद्देश्य आज ये है, कल कुछ और हो जाएगा। बहुत सारे आप में से विद्यार्थी देखेंगे, आज नेट की तैयारी कर रहे हैं, कल किसी और की तैयारी करेंगे, परसों किसी और की तैयारी करने लगेंगे। बहुत सारी भावनाएं प्रभावित करती हैं, परिस्थितियां प्रभावित करती हैं। तो अब इन सबको हमें समझना होता है इतिहास में। विज्ञान में ऐसा नहीं है। वैज्ञानिक प्रयोगशाला में प्रयोग करके निष्कर्ष निकालते हैं, परंतु इतिहासकार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मानवीय कार्यों एवं घटनाओं के परस्पर संबंधों का विश्लेषण करता है। इसलिए इतिहास का अध्ययन व्याख्यात्मक एवं मानवीय अनुभवों पर आधारित होता है, जबकि विज्ञान प्रयोग एवं सार्वभौमिक नियमों पर आधारित होता है। तो इतिहास, इस आधार पर भी हम विज्ञान नहीं मान सकते। मानव जीवन का अध्ययन प्राकृतिक विज्ञानों की भांति संभव नहीं है। तो जैसे हम प्राकृतिक घटना में, प्राकृतिक जो विज्ञान है उसमें किसी घटना को प्रयोगशाला में दोहरा सकते हैं, उनका अवलोकन कर सकते हैं, क्या मानवीय जीवन में भी ऐसा कर सकते हैं? एक मानव पर अगर हम प्रयोग करना शुरू करें कि उसके जन्म से लेकर मृत्यु तक की घटनाएं हैं, तो एक व्यक्ति द्वारा उसका प्रयोग करना संभव ही नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि अगर वो व्यक्ति 40 वर्ष की उम्र में एक 0 वर्ष के बालक जिसका जन्म हुआ है उसका अध्ययन शुरू करता है, जब तक बालक 40 वर्ष का होगा तब तक इसकी उम्र 80 साल हो जाएगी, और जब तक बालक की उम्र 60 या 80 साल होगा तब तक इसकी उम्र 120 साल के आसपास हो जाएगी। जब ये 80 साल का होगा तो इतनी उम्र तक जीना संभव ही नहीं है। तो एक व्यक्ति का पूर्णता अवलोकन करना संभव नहीं है, ये भी एक गड़बड़ी है। जॉर्ज मैकाले ट्रेवेलियन के अनुसार इतिहास को प्राकृतिक विज्ञान की श्रेणी में रखना कठिन है, क्योंकि मानव जीवन का अध्ययन भौतिक पदार्थों या पशु पक्षियों की तरह नहीं किया जा सकता। विज्ञान में किसी पदार्थ से संबंधित निष्कर्ष सार्वभौमिक होता है, जबकि इतिहास में किसी एक व्यक्ति या घटना से प्राप्त निष्कर्ष सभी व्यक्तियों या परिस्थितियों पर लागू ही नहीं हो पाते, समान रूप से लागू नहीं किए जा सकते। मानव जीवन अत्यंत जटिल, परिवर्तनशील और मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक तत्वों से प्रभावित होता है। हाँ, मानव जीवन को एक और तत्व है जो आध्यात्मिक तत्व वो भी प्रभावित करता है। उस वहाँ पर कौन से ईश्वरीय तत्वों का समावेश है? ईश्वर को किस रूप में देखते हैं? क्या ईश्वर को अवतार के रूप में देखा जाता है? क्या ईश्वर जिन देवी देवताओं की पूजा करते हैं, क्या उन्हें ईश्वर के दूत के रूप में देखते हैं, या जिनकी पूजा करते हैं उन्हें ईश्वर के पुत्र के रूप में देखते हैं? किस रूप में देखते हैं? ये भी एक समस्या है। और दुनिया में ऐसे तमाम धर्म हैं जहाँ ईश्वर को पुत्र के रूप में, ईश्वर को देवदूत के रूप में और ईश्वर को ईश्वर के अवतार के रूप में देखा जाता है। तो ये सारी समस्याएं आती हैं। उदाहरण मोहम्मद बिन तुगलक या औरंगजेब के जीवन के आधार पर पूरे समाज का सही आकलन नहीं किया जा सकता। अतः इतिहास उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अतीत का एक तर्क संगत एवं अनुमानित चित्र प्रस्तुत करता है, न कि विज्ञान की तरह सार्वभौमिक एवं अंतिम सत्य। तो इन सारे आख्यानों से हमें ये पता चलता है कि इतिहास में हम एक सार्वभौमिक निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाते। आर्थर शोपेनहावर के अनुसार इतिहास को विज्ञान कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें विज्ञान की भांति निश्चित एवं सार्वभौमिक नियम नहीं होते हैं। इतिहास मुख्यतः विशिष्ट व्यक्तियों, घटनाओं, परिस्थितियों का अध्ययन करता है, जबकि विज्ञान क्रमबद्ध ज्ञान, सामान्य नियम पर आधारित होता है। इसलिए इतिहास को केवल तथ्यों के संकलन और उनकी व्याख्या का विशिष्ट या विषय माना जा सकता है। इतिहास
घटनाओं का संकलन है और उसकी व्याख्या है। यू ट्रेवर रूपर का मत है कि इतिहास विज्ञान नहीं है बल्कि मानवीय अनुशासन का अध्ययन है। इतिहासकार किसी घटना का वर्णन अपने दृष्टिकोण से करता है, अपने अनुभव से करता है, सामाजिक संदर्भ में करता है, और सामाजिक संदर्भ को प्रभावित करने वाले कारक भौगोलिक कारक हो सकते हैं, राजनीतिक कारक हो सकते हैं, आर्थिक कारक हो सकते हैं, सामाजिक कारक हो सकते हैं, मनोवैज्ञानिक कारक हो सकते हैं, आध्यात्मिक कारक हो सकते हैं, या तत्कालीन परिस्थिति में उपलब्ध अन्य कोई कारक हो सकता है। तो बहुत सारे कारक हैं जो इसे प्रभावित करते हैं, ठीक है, जिससे उसका स्वरूप विषयनिष्ठ हो जाता है, जबकि विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। तो जहाँ इतिहास सब्जेक्टिव हो जाती है वहीं विज्ञान वस्तुनिष्ठ होता है। इसी कारण इतिहास को विज्ञान की श्रेणी में रखना उचित नहीं माना जा सकता। विज्ञान सामान्यीकरण करता है, भविष्यवाणी करने में सक्षम होता है तथा क्रमबद्ध एवं वस्तुनिष्ठता प्रदान करता है, जबकि इतिहास में सामान्यीकरण और भविष्यवाणी का अभाव होता है। हाँ, भविष्य की चीज़ें हम समझ सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हम ये भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा, जबकि विज्ञान में हम ये भविष्यवाणी कर सकते हैं कि ऐसा ही होगा। जैसे आज हम ये कह सकते हैं कि कल सूर्योदय फला टाइम पे होगा। हम गणितीय गणनाओं के आधार पर कह सकते हैं कि फला दिन सूर्य ग्रहण हो सकता है, चंद्र ग्रहण हो सकता है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये मानो 1 साल के बाद ऐसा होगा, पता नहीं उसके साथ क्या होगा। हम ये नहीं कह सकते 1 साल के बाद हम ये कर पाएंगे, पता नहीं क्या होगा। तो इसमें अनिश्चितता है, जबकि विज्ञान हम एक निश्चित नियमों पर चलता है। इतिहास का स्वरूप अधिकतर विषयनिष्ठ होता है तथा उसमें नैतिक, धार्मिक, मानवीय मूल्यों का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसी प्रकार बर्नडेट क्रॉक के अनुसार इतिहास में स्पष्ट एवं निश्चित वैज्ञानिक अवधारणाओं का अभाव है, इसलिए इसे विज्ञान नहीं कहा जा सकता। तो विज्ञान क्यों नहीं कहा जा सकता, तो एक बार हम समझ लेते हैं कि जहां विज्ञान में एक निश्चित नियम होता है, विज्ञान में एक निश्चित नियम होता है, एक निश्चित नियम होता है, एक निश्चित व्याख्या हो सकती है। वहीं इतिहास में निश्चित नियम का अभाव है, प्रत्येक घटना के लिए नियम होता है। इतिहास को समय, राजनीतिक घटनाएं प्रभावित नहीं करती हैं, आर्थिक घटनाएं प्रभावित नहीं करती हैं, मानव की विचारधाराएं प्रभावित नहीं करती हैं, जबकि इतिहास को मानव की विचारधाराएं प्रभावित करती हैं, जबकि विज्ञान को नहीं करती हैं। इतिहास को सामाजिक परिस्थितियां प्रभावित करती है, विज्ञान को नहीं करती हैं। इतिहास को राजनीतिक परिस्थितियां प्रभावित करती है, विज्ञान को नहीं करती है। इतिहास को समाज में हो रहे परिवर्तन प्रभावित करते हैं, विज्ञान को नहीं करते हैं। भौगोलिक परिस्थितियां जो होती हैं, जो परिवर्तन होते हैं, वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझ में आते हैं, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण में उनकी व्याख्या होती है। तो ऐसे बहुत सारे कारक हैं जिसके आधार पर हम इतिहास को विज्ञान नहीं मान सकते। पिछली क्लास में हम लोगों ने जैसे देखा था कि इतिहास विज्ञान है, उसके लिए विद्वानों ने तमाम तर्क दिए। यहाँ हम ये देखते हैं कि इतिहास विज्ञान नहीं है, इसके लिए विद्वानों ने कौन कौन से तर्क दिए। हमारा उद्देश्य ये नहीं कि इतिहास विज्ञान है नहीं है, ये एक विवाद का विषय है, एक डिबेट है जो लंबे समय तक चलेगा। आपको ये बताना है कि किन आधार पर हम इतिहास को विज्ञान नहीं मान सकते और किन आधार पर हम इतिहास को विज्ञान मान सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए बस यहीं तक, धन्यवाद।